दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेरेजिना मार्टिन्स डेविड बनाम मिगुएल गार्डा रोसारियो मार्टिन्स के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादी के समय दहेज देने पर भी बेटी का पारिवारिक संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक ने बेटी के हिस्से की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके भाइयों को ट्रांसफर करने की डीड को भी रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सोनक ने अपने फैसले में कहा है कि घर की बेटी को दहेज दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। ये मामला हो या कोई और, अगर किसी बेटी को कुछ भी दहेज दिया गया हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। आइए आपको बताती हूँ कि ये पूरा मामला क्या था। दोस्तों, ये मामला 4 बहनों और 4 भाइयों को मिलाकर 10 सदस्यों वाले परिवार में हुए एक झगड़े से जुड़ा हुआ है। बड़ी बेटी ने याचिका दायर करके एक डीड का हवाला दिया था जिसमें बेटी के दिवंगत पिता ने बेटी को संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस याचिका में 8 सितंबर 1990 की एक दूसरी डीड का भी जिक्र किया गया था। इसमें मां ने परिवार की एक दुकान को भाइयों के नाम ट्रांसफर कर दिया था। याचिका में इस डीड को रद्द करने की मांग की गई थी। ये भी मांग की गई थी कि दुकान को उसकी मर्जी के बगैर भाइयों में ट्रांसफर न किया जाए। दोस्तों, याचिकाकर्ता के भाइयों ने बहस के दौरान ये तर्क भी दिया कि सभी 4 बहनों को शादी के समय पर्याप्त दहेज दिया जा चुका था। ऐसे में याचिकाकर्ता और तीनों बहनों का ना तो दुकान और ना ही परिवार की किसी संपत्ति में अधिकार है। मामले की सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हुई और फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। दोस्तों, निचली अदालत ने 31 मई 2003 को एक फैसले में बेटी के क्लेम को रद्द कर दिया था और पिता की संपत्ति पर बेटों को उत्तराधिकार के रूप में बेटों को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट में अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा डीड ट्रांसफर के 4 साल बाद दायर किया था, क्योंकि उसे मुकदमा दायर करने के 6 हफ्ते पहले ही डीड ट्रांसफर होने की बात का पता लगा था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उसके चारों भाई इस बात को साबित करने में नाकाम रहे हैं कि बहन को डीड ट्रांसफर करने के बारे में पहले से जानकारी थी। इस मामले में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 59 के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर को रद्द करने की अवधि 3 साल है। यानी कि अगर किसी संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए तो कानूनी तौर से 3 साल के अंदर ही इसे रद्द करने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि 3 साल के अंदर का समय वो वक्त होता है जब किसी लिखित डिक्री को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है, उसके बाद इसे अवैध माना जाता है। लेकिन इस मामले में बेटी को संपत्ति ट्रांसफर की कोई भी जानकारी 6 हफ्ते से पहले तक नहीं थी। अदालत ने भाइयों की तरफ से पेश किए गए सबूतों का जिक्र करते हुए ये कहा कि पेश किए गए सबूत इस बात को नहीं साबित कर पाए हैं कि बहनों को इसकी जानकारी पहले से थी। हाईकोर्ट ने मामले में 1961 में के.एस. नांजी एंड कंपनी बनाम जटाशंकर दोसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। के.एस. नांजी एंड कंपनी बनाम जटाशंकर दोसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संपत्ति का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब याचिकाकर्ता 3 साल के अंदर ही डीड ट्रांसफर करने का केस दर्ज कराए। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि डीड ट्रांसफ़र करने वाले याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी ही नहीं तो कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पुर्तगाली नागरिक संहिता के आर्टिकल 1867, 2184, 1565, 2177, 2016 पर मामले की जांच की। आर्टिकल 1565 में ये कहा गया है कि माता पिता या दादा दादी एक बच्चे की सहमति के बगैर दूसरे बच्चे को ना तो संपत्ति बेच सकते हैं और ना ही तो किराए पर दे सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई में साल 2012 के पेमावती वसु नाइक एंड ORS बनाम सुरेश बसु के मामले का भी जिक्र किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में भी आर्टिकल 1565 के तहत फैसला सुनाया गया था, जिसमें माता पिता को बच्चों की जानकारी के बगैर संपत्ति बेचे जाने को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसी तरीके से संहिता के अनुच्छेद 2177 में भी प्रावधान है कि एक संपत्ति के 2 मालिक होने पर संपत्ति के किसी भी भाग में फेरबदल एक मालिक की मर्जी से नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने अपने फैसले में 1999 के जोस एंटोनियो फिलिप पास्कोल द पिडाडे कार्लोस डोस मिलाग्रेस मिरांडा बनाम
अल्बानो वाज मामले का भी जिक्र किया। जोन्स एंटोनियो बनाम अल्बानो वाज मामले में अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 2177 के तहत दूसरे मालिक की सहमति के बगैर एक मालिक संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये कहा कि ये नियम सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था। फैसले में कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में आर्टिकल 1565 और 1977 का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने फैसला बेटी के पक्ष में सुनाया। दोस्तों, आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के संशोधन के बाद कानून ये कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। साल 2005 से पहले तक हिंदू परिवारों में बेटे ही घर का कर्ता धर्ता संभालते थे और बेटे को ही घर का कर्ता धर्ता माना जाता था। इसलिए पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को बेटे जैसा दर्जा हासिल नहीं हो पाता था। दिल्ली में एक वकील ने ये बताया कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है तो उसमें लड़की का कानूनी तौर पर भी उस संपत्ति में हक नहीं बनेगा, क्योंकि इस मामले में पुराना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा। ये कानून हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के अलावा बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों पर भी लागू होता है। आमतौर पर किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में जो कुछ भी संपत्ति मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। यानी कि बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। संपत्ति दो तरह की होती है, पहली खुद से कमाई हुई यानी कि स्व अर्जित संपत्ति और दूसरी विरासत में मिली हुई जैसे कि पैतृक संपत्ति। दोस्तों, कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। इसे ऐसे समझें कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले 3 बच्चों में होगा, फिर तीसरी पीढ़ी के बच्चे अपने पिता के हिस्से में अपना हक ले सकते हैं। तीनों बच्चों को पिता की संपत्ति में 1/1 तिहाई का हिस्सा मिलता है और उनके बच्चों और पत्नी को बराबर हिस्सा मिलता है। वहीं मुस्लिम समुदाय में पैतृक संपत्ति का मालिकाना हक तब तक दूसरे को नहीं मिलता जब तक अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति जिंदा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। एक पिता की खुद से अर्जित की गई संपत्ति में बेटी और बेटों को उनके मरने के बाद ही अधिकार मिलता है। हिंदुओं के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है और मुसलमानों के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटे और बेटी को बराबर उत्तराधिकारी माना जाता है। दोस्तों, बेटी की शादी के बाद भी पिता की संपत्ति में बेटी का हक होता है। मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेटी को बेटों से कम अधिकार दिया है, लेकिन आजकल न्यायालय इस अवधारणा को नहीं मान रहा है। मुस्लिम बेटियों को भी भारत के कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके बेटी को भी बराबर का हक दिया जा रहा है, भले ही वो मुस्लिम बेटी हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेटियों को कब उत्तराधिकार नहीं मिलता है। दोस्तों, कुछ मामलों में बेटियों को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है, जैसे कि अगर कोई बेटी खुद को उत्तराधिकार में मिले हुए हक को त्याग देती है। ऐसे में संपत्ति भले ही उसके पिता की खुद की अर्जित की हुई हो या फिर उसके पिता को ये संपत्ति विरासत में ही क्यों ना मिली हो, अगर बेटी ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया है और किसी पक्षकार को रिलीज डीड लिख दी है और उस रिलीज डीड को रजिस्टर भी करवा दिया गया है, तो भी बेटी किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं जता सकती। अब बात करते हैं कि जब पिता अपनी संपत्ति बेटों को वसीयत कर देता है, उस सिचुएशन में क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई पिता खुद की कमाई हुई सारी संपत्ति को बेटों के नाम वसीयत कर देता है और वसीयतनामे में बेटियों को पूरी तरह से खारिज कर देता है, इसके साथ ही पिता अपनी वसीयत को रजिस्टर भी करवा लेता है, तो पिता के ना रहने के बाद बेटियों का संपत्ति में किसी भी तरह का कोई भी कानूनी हक नहीं माना जाता। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।